हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका अपने चैनल बायो क्लास 86 में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। उस टॉपिक का नाम है केंद्रक। तो आज हम पढ़ने वाले केंद्रक के बारे में। जो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है केंद्रक। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा, पादप कोशिका क्या होती है और एनिमल सेल क्या होती है, उन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले केंद्रक। केंद्रक होता क्या है, क्या हो, इसके बारे में क्या क्या जानकारी होती है, क्या काम करता है, ये सभी हम पढ़ेंगे। कोशिका के अंदर जो केंद्रक है ना, वो कोशिका का सबसे मास्टर अंग है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण अंग है केंद्रक। सबसे हम पहले हम इसकी बात की कि इसकी खोज किसने की थी। जो केंद्रक है उसकी खोज किसने की थी, किस वैज्ञानिक ने इसको नाम दिया था या किसने खोज की थी। तो जो केंद्रक है उसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। जो रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक है, उसने केंद्रक की खोज की थी। कब की थी? 1831 में। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। किस में की थी? ऐसे तो है ही नहीं कि ऐसे उठा के उसने खोज कर दी। मतलब कोई पादप होगा, कोई जंतु होगा, किसी के अंदर तो इसकी खोज की होगी ना। तो हम बात करें कि खोज किसके अंदर की थी। जो आर्किक पादप है ना, उसकी मूल कोशिका में की थी। आर्किक नामक पादप है, पादप का नाम है आर्किक। उसके अंदर उसने उसकी जो आर्किक पादप की मूल कोशिका थी ना, उसके अंदर इसने रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। जो केंद्रक है ना, कोशिका का सबसे मास्टर अंग है। लेकिन जो ये कथन था ना कि केंद्रक कोशिका का मास्टर अंग है, ये कथन दिया किसने था? कौन सा वैज्ञानिक था जो ये कथन दिया था कि केंद्रक कोशिका का मास्टर अंग है? तो उस वैज्ञानिक का नाम था जे हेमरलिंग। मतलब जो केंद्रक कोशिका का मास्टर अंग है, ये कथन किसने दिया था? जे हेमरलिंग ने दिया था। किसने दिया? जो एस्टिबुलेरिया है ना, उसमें प्रयोग द्वारा की थी। मतलब जो एस्टिबुलेरिया यानी एक कोश की हरी शैवाल, एस्टिबुलेरिया क्या है? एक कोश की हरी शैवाल है, उसमें की थी। जो जे हेमरलिंग नामक वैज्ञानिक ने इस कथन की पुष्टि की थी। फिर हम बात की जो केंद्रक है उसका क्या कार्य है, क्या कार्य करता है केंद्रक कोशिका के अंदर। जो केंद्रक है वो कोशिका की आकारिकी का कार्य तथा आनुवंशिकी को नियंत्रित करता है। मतलब इसकी आकारिकी का कार्य करता है। जो आनुवंशिकता होती है ना, उसको नियंत्रित करता है। आनुवंशिक लक्षण आप पढ़े होंगे। आनुवंशिक लक्षण उसकी आकारिका का नियंत्रित करता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि केंद्रक सभी में उपस्थित होता है, सभी कोशिकाओं में उपस्थित होता है। ऐसा तो होता नहीं है ना कोई कोशिका तो होगी जो उसके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो हम बात करें कि केंद्रक कौन सी कोशिका के अंदर अनुपस्थित होता है, तो हम बात करें परिपक्व आरबीसी के अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है। एक जो परिपक्व आरबीसी है उसके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है। फिर हम बात करें केंद्रक की संख्या, कि कोशिका के अंदर केंद्र की कितनी संख्या होती है। जो हमारी कोशिका है उसके अंदर केंद्र की होती है एक संख्या, यानी एक कोशिका में एक ही केंद्र काम आता है। फिर आप बोलोगे क्यों जरूरी है क्या एक कोशिका के अंदर एक ही काम आए? नहीं, मैं आपको बता दूं, वैसे इंपॉर्टेंट है, एक ही कोशिका के अंदर एक ही केंद्रक भाग लेता है। पर बहुत से इसके अपवाद भी है जिसके अंदर 2 केंद्रक भाग लेते हैं, 3 केंद्रक भाग लेते हैं, 4 केंद्रक भाग लेते हैं, बहुत से केंद्र इसके अंदर भाग लेते हैं। पर इम्पोर्टेंट क्या है? सामान्यतः ये एक ही कोशिका में भाग लेता है। मैं आपको इसके अपवाद बताती हूँ कि कौन से कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं, कौन से में 3 होते हैं, कौन से में 4 होते हैं, कौन से में बहुत से होते हैं। जो पैरामीशियम है ना, पैरामीशियम उसके अंदर है ना द्विकेंद्रकी होता है, यानी पैरामीशियम के अंदर 2 केंद्रक होते हैं। जो पैरामीशियम जंतु है, जीव है, उसके अंदर 2 केंद्रक होते हैं। जो हमारी कंकाल पेशियाँ है, कंकाल पेशियाँ जो हमारे कंकाल कितनी पेशी? 3 होती है। कंकाल पेशी, हृदय पेशी और चिकनी पेशी। जो 3 पेशियाँ है ना, जिसमें से कंकाल पेशी है ना, उसके अंदर बहुकेंद्रकी होते हैं, यानी 3 से भी अधिक। 3 के बाद में हम बोलने लगते थे यानी बहुकेंद्रकी, यानी जो कंकाल पेशी है ना उसके अंदर बहुत से केंद्रक पाए जाते हैं। मतलब जो कंकाल पेशी, हृदय पेशी और चिकनी पेशी है, इनमें तीनों पेशियों में से जो कंकाल पेशी है ना उसके अंदर बहुत से केंद्र पाए जाते हैं, और जो हृदय पेशी और चिकनी पेशी है ना उसके अंदर एक ही केंद्रक पाया जाता है। फिर हम बात करें केंद्रक झिल्ली, जो ये आपको चारों तरफ दिख रही है वो है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली 2 होती है, एक तो बाह्य झिल्ली, एक आंतरिक झिल्ली। ये बाहर वाली आपको परत दिख रही होगी, झिल्ली दिख रही होगी, वो है बाह्य झिल्ली, और अंदर वाली को बोलते हैं आंतरिक झिल्ली। ये 2 हो गई, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। जो ये केंद्रक झिल्ली है ना, ये न्यूक्लियर छिद्र, न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन की एक अष्टफलक डिस्कॉइड रचना में है। मतलब जो ये केंद्रक झिल्ली है ना, ये 2 होती है। आपको पता है बाह्य झिल्ली,
आंतरिक झिल्ली दो होती है। जो दोनों होते हैं ना वो क्या काम करती है, क्या काम करती है, जो बाह्य झिल्ली है ना वो अंतर्पदवी जालिका है ना उससे जुड़ी होती है। ये जाल दिख रहा है आपको, ये अंतर्पदवी जालिका है या उससे जुड़ी हुई रहती है, यानी जो केंद्रक छिद्र है ना उससे जुड़ी हुई रहती है। फिर हम बात करें केंद्रिका की। केंद्रिका क्या होती है? जो केंद्रिका है ना वो केंद्र के अंदर उपस्थित होती है। जो केंद्रिका है ना केंद्र के अंदर उपस्थित होती है। केंद्र का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? केंद्रिका। जो हमारा केंद्रक है ये कंप्लीट हमारा केंद्रक है। केंद्र का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? केंद्रिका। ये आपको दिख रही है केंद्रिका है हमारी, ये केंद्र का सबसे बड़ा भाग है। मतलब केंद्रिका का केंद्र के अंदर क्या कार्य है? आप पूछोगे कि जो केंद्रक है केंद्रिका है उसका केंद्र के अंदर क्या कार्य है? हम केंद्र के बारे में पढ़ रहे हैं, पर जो मैं आपको इनके इम्पोर्टेंट अंगों के बारे में बता रही हूँ कि केंद्र के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं, जिनमें से केंद्रिका। जो केंद्रिका है ना केंद्र के अंदर आरएनए का निर्माण करती है। जो केंद्रक है ना वो केंद्रिका के अंदर आरएनए का निर्माण करती है, यानी राइबोसोम का निर्माण करती है और गुणसूत्र का भी निर्माण करती है। अगर केंद्रिका होगी तो केंद्र के अंदर राइबोसोम का भी निर्माण होगा और गुणसूत्र का भी निर्माण होगा। लेकिन केंद्रिका ही नहीं होगी, ना ही तो राइबोसोम का निर्माण होगा ना ही क्रोमोसोम का निर्माण होगा। जो आपको ये राइबोसोम दिख रहे हैं ना इसके अंदर, ये केंद्रिका के द्वारा निर्मित किए हुए हैं। जो क्रोमोसोम है राइबोसोम का निर्माण किससे द्वारा होता है? केंद्रिका के द्वारा होता है, इसलिए यहाँ पर केंद्रिका काम आती है। फिर हम बात करें क्रोमेटिन जाल की। जो ये कंप्लीट क्रोमेटिन जाल है, ये क्रोमेटिन जाल है। क्रोमेटिन जाल दो होते हैं, पहला हो गया हेट्रोक्रोमेटिन, दूसरा गया यूक्रोमेटिन। दो जाल होते हैं, एक तो होता है हेट्रोक्रोमेटिन, दूसरा होता है यूक्रोमेटिन। जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो गहरे रंग का होता है, ये गहरा आपको दिख रहा होगा ब्लैक, ये हेट्रोक्रोमेटिन। जो ये हल्का रंग होता है ना ये हल्का, ये होता है यूक्रोमेटिन। जो यूक्रोमेटिन है ना वो रेसेदार के रूप में होती है, जिनमें रेसे होते हैं ना हमारे धागे नुमा या रेसे नुमा उसकी तरह होती है। ये रेसा दिख रहा होगा आपको, ये यूक्रोमेटिन है। लेकिन जो हेट्रोक्रोमेटिन है ना वो कणी के रूप में होते हैं, ये कण के समान आपको दिख रहे होंगे, ये हेट्रोक्रोमेटिन। लेकिन जो हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन है उसमें फ़र्क क्या है? जो हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन है ना उसके अंदर में से जो हेट्रोक्रोमेटिन है ना वो निष्क्रिय होता है। मतलब केंद्रक के अंदर हेट्रोक्रोमेटिन निष्क्रिय होता है, लेकिन यूक्रोमेटिन सक्रिय होता है। केंद्र के अंदर यूक्रोमेटिन सक्रिय होता है जबकि हेट्रोक्रोमेटिन निष्क्रिय होता है। ये जाल होता है क्रोमेटिन जाल। जो क्रोमेटिन जाल है ना, जो क्रोमेटिन जाल है वो सारे रंग से रंजित होता है। जो सारे रंग है ना उससे रंजित होता है क्रोमेटिन जाल। फिर हम बात करें पेरीन्यूक्लियर अवकाश की। ये पेरीन्यूक्लियर अवकाश दिखा है, जो हमारी बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली है ना उनके बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर अवकाश, है ना, मतलब परिकेंद्र की अवकाश। पेरीन्यूक्लियर अवकाश या परिकेंद्र की अवकाश, जो बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में जो स्पेस है हमारा उसे हम बोलते हैं पेरिकेंद्रीय अवकाश। मतलब ये कितने नैनोमीटर का होता है? ये कम से कम 10 से 50 नैनोमीटर का अवकाश होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। यह जो पेरीन्यूक्लियर अवकाश है वो क्या करता है? ये जो है ना जो आवरण होता है केंद्रक में, जो आवरण में केंद्रक में मिलने वाले जो द्रव्य कोशिका द्रव्य होता है ना उनके अवरोध को कम करता है। कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है केंद्र के अंदर, द्रव्य भी पाया जाता है। जो कोशिका द्रव्य केंद्र के बीच को अवरोध को कम करता है, जो उनके बीच में अवरोध होता है ना उनको कम करता है कौन? पेरीन्यूक्लियर अवकाश। फिर हम बात करें राइबोसोम। ये आपको चारों डॉट 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 यहाँ पर ER के नीचे डॉट 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 दिख रहे होंगे, ये है कंप्लीट राइबोसोम। राइबोसोम क्या काम करता है? ये राइबोसोम प्रोटीन का काम करता है। हम बात करें, ये तो प्रोटीन दिख रही है आपको, इसके अंदर तरल भरा होता है। जो केंद्रक है उसके अंदर प्रोटीन और तरल दोनों होता है, दोनों को मिलाकर हम बोल सकते हैं कोशिका द्रव्य। क्योंकि द्रव्य के अंदर प्रोटीन और तरलित होता है, कोशिका द्रव्य होता है क्या है? इसके अंदर प्रोटीन और तरलित होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं इसको कोशिका द्रव्य। ER में हमने बता दिया कि 2 ER होती है, एक तो रफ और एक स्मूथ अंतर्परदवी जालिका होती है। उसके अंदर एक तो होती है खुरदरी अंतर्परदवी जालिका, एक चिकनी अंतर्परदवी जालिका। जो हमारा RNA होता है ना इसके अंदर, जो केंद्रक है उसके अंदर RNA भी होता है।
राइबोसोम भी होता है, बाह्य झिल्ली, आंतरिक झिल्ली होती है, क्रोमेटिन जाल होता है, बहुत सी चीज़ें इसके अंदर होती है। जो हमारा केंद्रक होता है ना, वो हमारे ये केंद्र का कंप्लीट इसका डायग्राम है। इसके अंदर क्या क्या होता है मैंने कंप्लीट आपको समझा दिया है। कौन कौन सा क्या काम करता है, कौन सा कार्य करता है, ये मैंने आपको समझा दिया है। एक बात है, जो केंद्रीय लेमिना होता है, जो आपको चारों ओर आवरण दिख रहा होगा, ये लाइनिंग डॉट डॉट, ये हमारा केंद्रीय लेमिना। जो केंद्रीय लेमिना वो लेमिन प्रोटीन से बनी होती है। जो हमारी एक लेमिन प्रोटीन होती है उससे बनी होती है केंद्रीय लेमिना। हमारा कंप्लीट केंद्र का डायग्राम हो गया, न्यूक्लियस का डायग्राम होता है, ऐसा न्यूक्लियस का डायग्राम होता है। क्या क्या इसके बारे में जानकारी थी, कंप्लीट जानकारी मैं आपको दे चुकी हूँ। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना।